हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज अपना प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट है ये आपका पॉलिटिकल साइंस का। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये आपका प्रैक्टिस सेट आता है सुबह 8 बजे। तो आप सुबह 8 बजे प्रैक्टिस सेट लगाते हो पॉलिटिकल साइंस का। अगर आप एल टी गेट की तैयारी कर रहे हो, जीआईसी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट इसके साथ लगा सकते हैं और टॉपिक वाइज हम लगा रहे हैं। तो आज हम पहुंच चुके हैं राजनीतिक दल वाले टॉपिक पे। तो आज इसके जितने भी क्वेश्चन अब तक भी एग्जाम्स में आए हैं, जिन जिन टीचिंग एग्जाम्स में, वो सारे हम क्वेश्चन आज यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो नेट जेआरएफ की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये यूज़फुल है। ठीक है, तो सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए है। मैंने जैसे कि आपको बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया आपका, है ना, जीडीसी हो गया, डाइट के हो गए, जो भी आप अगर लेक्चरर की कोई भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो सारा का सारा आपको ईजिली मिल सके। और प्लीज़ शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे आपके सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी ने 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करी, जो शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांतों और मुक्त उद्यम के पक्षधर थे। राजगोपालाचारी 1957 में जिस रास्ते पर चल रहे थे उससे मोहभंग होने के बाद कांग्रेस से अलग हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है आपका हरियाणा विकास पार्टी। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपका राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल। इंडियन नेशनल लोक दल आपका क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ठीक है, तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1932 को जम्मू कश्मीर की पार्टी है ये। इंडियन नेशनल लोक दल यानी आईएनडीएल एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है और इसकी स्थापना हरियाणा लोक दल राष्ट्रीय के रूप में हुआ था 1966 में। ये हरियाणा की पार्टी है। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल ने कांग्रेस से बाहर होकर की थी। 1996 में इस पार्टी को सरकार बनाने का मौका भी मिला, लेकिन 2005 तक आते आते इसने अपनी लोकप्रियता खो दी और कांग्रेस में विलय कर लिया था। वर्तमान में ये पार्टी क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का कार्य है। तो भैया राजनीतिक दल का कार्य है जनमत तैयार करना, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, नीतियों के बनने में जनता का पक्ष रखना, लोगों और सरकार के बीच की कड़ी बनाना। विपक्ष की राजनीतिक दल का कार्य सरकार की आलोचना करना भी होता है, नीति विकल्प प्रदान करना और राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई और इसके संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा। तो अब बताइए, इस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? जगत प्रकाश नड्डा ही हैं या कोई और है? तो निम्न में से भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की मुख्य चुनौती कौन सी है? तो भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की मुख्य चुनौती है, तो भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की मुख्य चुनौती है दलों में सर्वप्रथम होने के लिए गत्यात्मक उत्तराधिकार की व्यवस्था का अभाव, दलों के अंतर्गत आंतरिक लोकतंत्र का अभाव और दलों के विशेषता निर्वाचनों के दौरान धन तथा बाहुबल की बढ़ती हुई भूमिका। अब यहाँ पर नेम ऑफ द फॉर्मेशन दिया, यानी कि भारत के राजनीतिक दलों की सूची 1 को उनके स्थापना वर्ष सूची 2 से सुमेलित करना है। तो राजनीतिक दलों के नाम और उसकी स्थापना के वर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका आंसर देखेंगे फिर मिलाएंगे, क्योंकि मुझे भी इनके वर्ष याद नहीं है। तो राजनीतिक दलों के नाम हैं, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई है और भारत का मार्क्सवादी साम्यवादी दल 1964 में। चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दलों में से और उनके द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति की प्रथा कहलाती है। तो क्या कहलाती है ये प्रथा? ये प्रथा कहलाती है आपकी लूट स्पोइलस प्रणाली। ठीक है, तो चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दलों में से उनके द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति की प्रथा लूट यानी कि स्पोइल्स प्रणाली कहलाती है। स्पोइल्स। निम्न में से कौन सा कथन देश में राजनीतिक प्रतियोगिता के बारे में सत्य है? तो निम्नलिखित कथन राजनीतिक प्रतियोगिता के बारे में सत्य है। ये राजनीतिक व्यवस्था को लंबे समय में कार्य करने हेतु अच्छे
अच्छा बनाते हैं और ये भविष्य के नेताओं के चयन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये लोगों को उनकी सेवाओं हेतु पुरस्कृत करने वालों को दंडित करने का अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना? तो पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना है किसको? केरल को। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले विरोधियों में से एक थी। पार्टी 1957 में राज्य चुनाव में कांग्रेस को हराने में सफल रही और इस प्रकार इसने केरल में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार बनाई है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है 1971 के लोकसभा चुनाव में दिया गया था। कांग्रेस पार्टी के द्वारा लोकसभा के 5वें आम चुनाव 1971 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में विजयी बनाया, गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1971 में युद्ध में जीत का श्रेय और प्रिवी पर्स की समाप्ति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, आर्थिक परीक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण पर कदम उठाए और ये सब कार्यक्रम इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। 1980 के दशक के आखिर के सालों में कुछ बेहद महत्वपूर्ण बदलाव आए जिनका हमारे आगे की राजनीति पर गहरा असर पड़ा है। तो ये है आपका 1980 के दशक के आखिर के सालों में देश में ऐसे 5 बड़े बदलाव आए जिनका हमारी आगे की राजनीति पर गहरा असर पड़ा। पहला, 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार और जिस पार्टी थी 1984 में लोकसभा की 415 सीटें जीती थी, वो इस चुनाव में महज 197 सीटें जीत सकी। राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हुआ। विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीतियां अपनाई वे बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी। इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए भारतीय सुधार के नाम से जाना गया। चौथा है बाबरी मस्जिद की घटना जो कि 1992 में हुई थी और मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगी, मैं शायद डायरेक्ट वो पढ़ूंगी। ठीक है, क्योंकि हमारा तो जनता पार्टी एक राजनीतिक दल थी जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 से 1977 के बीच लगाए गए आपातकाल के विरोध में भारतीय राजनीतिक दलों के एक समूह के रूप में स्थापित किया गया था। 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 के जनवरी माह में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया। मोरारजी देसाई 1976-77 तक एक गैर कांग्रेसी दल की तरफ से प्रधानमंत्री रहे। आपातकाल के बाद हुए लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी और उनके साथी दलों की लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 295 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कथन सही है कि यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है, ये गठबंधन सरकारों का युग है और ये संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग है। ठीक है, नेक्स्ट कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये आपका। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। कारण कहता है कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। तो भैया कथन और कारण दोनों ही सही हैं। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा। सामान्यतः देखा जाता है कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। ठीक है, कौन सा देश द्विदलीय प्रणाली का उदाहरण है? तो द्विदलीय प्रणाली का उदाहरण है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम। दल प्रणाली के मुख्यतः 3 प्रचलित रूप है, एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। जब किसी देश की राजनीति में केवल 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं तो उसे द्विदलीय प्रणाली कहते हैं, जैसे ब्रिटिश अनुदार दल और श्रमिक दल। अमेरिका में रिपब्लिक एवं डेमोक्रेट अन्य दलों के गठन पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं होता, अर्थात दलों की संख्या 2 से अधिक हो सकती है, परंतु शासन में भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व प्रमुखता 2 दलों के इर्द गिर्द चक्कर काटती है। ठीक है, नेक्स्ट है किस वर्ष के चुनाव में जनता दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मंडल रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया? तो ये किया था 1989 में। तो जनता दल ने 1989 के चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में मंडल रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया था। ठीक है, नेक्स्ट है किसने कहा कि राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह होता है जो अपने संयुक्त प्रयासों के द्वारा आपसी सहमति से राजनीतिक उद्देश्यों के ऊपर राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देते हैं? तो ये कहा है एडमंड ने। ठीक है,
राजनीतिक दल के संबंध में एडमंड बर्ग की परिभाषा इस प्रकार है। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर जिस पर वे एकमत हो अपने सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकांत में बंधे होते हैं। राजनीतिक दलों और उनके स्थापना वर्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो AITC आपकी 2000 में, तो AITC 1998 में स्थापना हुई, CPI की 1925 में हुई, INC की 1885 में, BSP की 1984 में। बहुजन समाज पार्टी का प्रवर्तक कौन है? तो बहुजन समाज पार्टी के प्रवर्तक हैं काशीराम। काशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो यहाँ पे ये दोबारा से रिपीट हुआ है, हरियाणा विकास पार्टी आपका क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल का कार्य है, तो भैया राजनीतिक दल का कार्य होता है जनमत तैयार करना, ये भी हम कर चुके हैं, इसको दोबारा नहीं करेंगे। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है जाति। ठीक है, तो भारत में ऐसे विभिन्न कारक मौजूद हैं जो भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कारक हैं जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद, मतदाता की आर्थिक स्थिति, धन की भूमिका और शिक्षा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में, 6 अप्रैल 1980 में। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों को किस में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो ये आंतरिक लोकतंत्र के अभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों को निम्न महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र ना होना। पूरी दुनिया में ये प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। वंशवाद की चुनौती, अधिकतर राजनीतिक दलों में भाई भतीजावाद की परंपरा देखी गई है। राजनीति में अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ राजनीतिक दलों का चिंता का विषय है। उन राज्यों की पहचान करें जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रीय राजनीतिक दल है: जनता दल, सेक्युलर और रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। तो यहाँ पर आपका होगा कर्नाटक और केरल। ठीक है, तो ये भी शायद क्वेश्चन रिपीटेड है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने प्रतीकों के आधार पर राजनीतिक दलों की पहचान करें। तो DMK और AIADMK, तो चित्र में दिए गए प्रतीक DMK और AIADMK दल के चिन्ह निशान है। DMK का निशान आप ये देख सकते हो, AIADMK का निशान ये है। तो DMK की स्थापना 19 सितंबर 1949 को CN अन्ना दुर्रे के द्वारा की गई थी, जबकि AIADMK की स्थापना 17 अक्टूबर 1972 को MD रामचंद्रन के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक नेता बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है? तो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है मायावती। मायावती का संबंध बहुजन समाज पार्टी से है। बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है जिसका गठन धार्मिक के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC का जिक्र करते हुए बहुजन बहुसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था। और इस पार्टी की स्थापना काशीराम के द्वारा 1984 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना ममता बनर्जी के द्वारा की गई? तो ममता बनर्जी की अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना उन्होंने करी है। जनवरी 1998 में ममता बनर्जी के द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस या AITMC कहा जाता है। ये एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी थी। हालांकि वर्तमान में निर्वाचन आयोग ने इससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया। AITMC ममता बनर्जी के दिमाग की उपज है। तो दशकों तक कांग्रेस के सदस्य रहने के बाद ममता बनर्जी ने 1998 में अपनी पार्टी बनाई, जैसा कि भारत के चुनाव आयोग ने अनुमोदित किया था। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी 1977 में जनता पार्टी बनाने वाली पार्टियों के समूह का हिस्सा नहीं थी? तो ये थी आपकी स्वतंत्र पार्टी। लोकतंत्र के लिए कांग्रेस, भारतीय जनसंघ व लोकदल उन दलों के समूह का हिस्सा थे जिन्होंने 1977 में जनता पार्टी का गठन किया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जमीन की हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार, सरकारी अधिग्रहण और सहकारी खेती का प्रस्ताव पास हुआ था। और इसी के बाद 1959 के अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई और इस पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी, KM मुंशी, NG रंगा और मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेस नेता कर रहे थे। भारतीय साम्यवादी पार्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय साम्यवादी पार्टी के संबंध में
सत्य कथन ये है कि भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1925 में हुई और ये मार्क्सवाद से प्रेरित है। भारतीय साम्यवादी पार्टी 1957 के चुनाव में संसदीय लोकतंत्र के चुनाव में जीतने वाली दुनिया की पहली कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। निम्नलिखित में से किस दल का समर्थन, आधार और गतिविधियों के क्षेत्र मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य तक सीमित है? तो ये है आपका शिवसेना। तो शिवसेना एक राज्य पार्टी है जो महाराष्ट्र से आती है और ये सिर्फ महाराष्ट्र राज्य तक सीमित है। शिवसेना की स्थापना 19 जून 1966 को मुंबई में हुई थी। कौन सी पार्टी भारत में राज्य की पार्टी नहीं है? तो ये है आपकी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी राज्य की पार्टी नहीं है बल्कि राष्ट्रीय पार्टी है। तो वर्तमान में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं: बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, इन कथनों को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। चलिए सही विकल्प का चयन करें। तो कथन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। जो क्वेश्चन बड़े हैं उन पर इतना समय नहीं बात करेंगे। न्याय युद्ध आंदोलन हरियाणा में हुआ था और यह आंदोलन चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में किया गया था। उन्होंने लोकदल नामक एक पार्टी बनाकर न्याय युद्ध आंदोलन शुरू किया। उन्होंने 1977, 69 और 1987-89 तक 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। नेक्स्ट है, एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम डैश सुरक्षित करना होगा। तो क्या सुरक्षित करना होगा? 6% सुरक्षित करना होगा। नेक्स्ट है, एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% सुरक्षित करना होगा या किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाएगी जब वो राज्य की विधानसभा के लिए हुए चुनावों में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त किया हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भूमिका राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं निभाई जाती है? तो राजनीतिक दलों के द्वारा आपकी उनके सभी मुद्दों पर एक समान दृष्टिकोण व विचार हो सकते हैं। ये वाली भूमिका, ठीक है, नहीं निभाई जा सकती। तो राजनीतिक दलों के विचार और मत सभी मुद्दों पर समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये 1964 में हुई थी। तो 7 नवंबर 1964 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए नेताओं ने गठित की है। नेक्स्ट है, किस देश में 2 दलीय व्यवस्था है? तो भैया आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 दलीय व्यवस्था है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी। BAMCF विस्तारित अर्थ क्या होता है? तो इसका विस्तारित अर्थ होता है पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ। BAMCF का विस्तार अर्थ है पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ, यानी कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। ठीक है, साम्यवादी दल यानी कि CPI का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? तो CPI का मार्गदर्शक सिद्धांत मार्क्सवादी लेनिनवादी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सर्वहारा की तानाशाही और साम्यवादी शासन की स्थापना को अपना उद्देश्य मानती है। इसका मार्गदर्शक सिद्धांत मार्क्स एवं लेनिन की सशस्त्र क्रांति के द्वारा साम्यवादी समाज की स्थापना है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में MN रॉय ने की थी। किसने वर्ष 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया? तो बहुजन समाज पार्टी का गठन किया है काशीराम ने। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें समय नहीं व्यतीत करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कौन सी भारत की एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो भैया दिसंबर 2000 यहाँ पे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है। तो दिसंबर 2022 के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संख्या 9 थी। ठीक है, इसमें आम आदमी पार्टी 9वें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में शामिल हुई। राष्ट्रीय दल कौन से हैं? तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी उस समय पर नहीं थी, लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। ठीक है, कौन सी पार्टी भारत की स्वतंत्रता के बाद एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी थी? तो ये उभरी थी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में विकास हुआ और कांग्रेस का ये वर्चस्व 1990 तक कायम रहा। कांग्रेस के इसी प्रभाव के कारण भारतीय शासन के इस काल को एक दल प्रधान प्रणाली वाली शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है? तो दक्षिण भारत से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जुड़ा है। ठीक है, तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु राज्य में स्थित एक राजनीतिक दल है जहां ये वर्तमान में पूर्ण बहुमत वाली सत्तारूढ़ पार्टी है। वहीं पुडुचेरी में ये वर्तमान में मुख्य विपक्ष है। इसका निर्माण जस्टिस पार्टी तथा द्रविड़ कड़गम में पेरियार से मतभेद के कारण हुआ था और इसके गठन की घोषणा 1949 में हुई थी और इसका मुख्य मुद्दा सामाजिक समानता रहा है। बात करते हैं तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तेलुगु देशम
पार्टी का चुनाव चिन्ह है बाइसिकल। ठीक है, इसका गठन हुआ था 29 मार्च 1982 में और इसके संस्थापक रहे हैं एन तारक रामा राव जी और वर्तमान अध्यक्ष है एन चंद्रबाबू नायडू। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है और आमतौर पर ये पीले रंग की पृष्ठभूमि पर बनाई जाती है। पीला रंग समृद्धि, खुशी और धन की चमक का रंग है। नेक्स्ट है राजनीतिक पार्टी के प्रकार। राजनीतिक पार्टी का नाम और कौन सा युग्म सही है? तो राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राज्य पार्टी, आम आदमी पार्टी, राज्य पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस या राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसमें से जितनी भी है वो सारी की सारी राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी हैं अब। तो भारत में सैद्धांतिक रूप से पंजीकृत राजनीतिक दल दो प्रकार के हैं, एक तो मान्यता प्राप्त है, दूसरे गैर मान्यता प्राप्त है। तो मान्यता प्राप्त है आपकी राष्ट्रीय दल है 6 और राज्य स्तरीय दल है 61। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग के द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किया जाता है और आयोग राजनीतिक दलों को 3 श्रेणियों में रखता है, राष्ट्रीय और राज्य तथा पंजीकृत दल। ठीक है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ठीक है, प्रश्नकाल के समय आम आदमी पार्टी राज्य पार्टी थी इसलिए, और वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी, इसलिए ये क्वेश्चन में स्टार बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक दल प्रतीक का सही है? राजनीतिक दल प्रतीक का सही है। तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का है फूल और घास और भारतीय साम्यवादी दल का है चश्मा। तो ये वाला सही है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का है फूल और घास। ठीक है, तो और बहुजन समाज पार्टी का क्या है? हाथी। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? कमल। भारतीय साम्यवादी दल का है मकई और हांसिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या है? हाथ। और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का है घड़ी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। और राष्ट्रीय जनता दल का है किताब और भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी का है हथौड़ा, हंसिया और तारा। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय साम्यवादी दल का क्या था? मकई और हंसिया, ना कि चश्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ममता बनर्जी किस पार्टी से संबंधित है? तो ममता बनर्जी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है। ठीक है, तो ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1998 को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना करी। अपनी खुद की पार्टी बनाने से पहले वो 26 साल तक कांग्रेस पार्टी की सदस्य रही और 2016 में चुनाव आयोग ने इसे एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी थी। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक थे, तो ये थे काशीराम। ठीक है, इसके बारे में बात हो चुकी है, अब हम आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 1960 के दशक के उत्तरार्ध में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने केंद्र और कई राज्यों में सरकारें बनाई जो भारत में निम्नलिखित में से किस पार्टी प्रणाली की उपस्थिति को दर्शाती हैं? तो ये बहुदलीय प्रणाली को दर्शाती हैं। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का प्रतीक क्या है? तो इनका लोकदल पार्टी का प्रतीक है चश्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शरद पवार संस्थापक हैं, तो शरद पवार जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक हैं। शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी एक भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और इस पार्टी की स्थापना नई दिल्ली में जून 1999 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 पूर्व सदस्यों शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर के द्वारा की गई थी। ठीक है, केवल भारतीयों को राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देने की मांग के लिए उन्हें कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की इटली में जन्मी पत्नी सोनिया गांधी के कांग्रेस पार्टी की नेता बनने के बाद ये मुद्दा उभरा था। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के एक प्रमुख सदस्य के रूप में भाजपा 2014 से केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष थे, तो बिल्कुल थे, तो ये दोनों तो सही हैं। अब आगे देख लेते हैं। भाजपा का गठन 1990 में हुआ, बिल्कुल नहीं। भाजपा का गठन हुआ है 1980 में, तो ये वाला आपका रॉन्ग है। इसकी जड़ें भारतीय जनसंघ तक जाती हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत के किस राष्ट्रीय दल का चुनाव चिन्ह हाथी है? तो भैया चुनाव चिन्ह हाथी जो है वो बहुजन समाज पार्टी का है। ठीक है, यानी कि बसपा का। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी दलीय प्रणाली प्रचलित है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था जो है वो प्रचलित है। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किसमें 2 दलीय व्यवस्था है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 दलीय व्यवस्था। तो जो क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं उनको बार बार नहीं करेंगे, ताकि मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो करेंगे ही। निम्न में से क्या भारतीय राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? तो मतदाताओं को अर्थपूर्ण विकल्पों का प्रस्ताव। ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। भारत में पहले 4 आम चुनावों में निम्नलिखित में से किस पार्टी ने संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक है, जब संसद अथवा राज्य विधानसभा का कोई सदस्य पार्टी से स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा दे अथवा किसी मतदान पर पार्टी के नेतृत्व के अनुदेशों का उल्लंघन करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दल बदल। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक पार्टियों और समूहों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है?
तो लोकसभा में कोरम यानी सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या के बराबर सदस्यता की न्यूनतम सदस्य संख्या रखने वाली पार्टियों को संसदीय पार्टी के तौर पर मान्यता दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी प्रणाली सभी परिस्थितियों में सभी देशों हेतु आदर्श होता है? तो ये होती है देश पर निर्भर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? तो ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये दिया गया था 1971 के लोकसभा चुनाव में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दल भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सबसे पुरानी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का आधार जनसंघ बीजेएस में है। 1997 में भारतीय जनसंघ का 4 अन्य दलों के साथ जनता पार्टी में विलय हो गया। जनता पार्टी के विघटन के बाद बीजेएस 5 अप्रैल 1980 को एक अलग नाम भाजपा के साथ एक पार्टी के रूप में उभरा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन 25 मई 1999 को शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने किया है। काशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को बसपा की स्थापना की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पार्टी 1999 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के संयुक्त की सबसे बड़ी सदस्य थी? तो ये थी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में केंद्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थान लिया था? तो ये लिया था जनता पार्टी ने। ठीक है, 1977 के छठे लोकसभा चुनाव में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और जनता पार्टी के नेतृत्व में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में जनता पार्टी को कुल 298 सीटें प्राप्त हुई थी। स्वयं इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी भी चुनाव हार गए थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जनता पार्टी भारत में केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बनी? तो ये बनी थी 1977 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। तो अब हम सेकंड टॉपिक भी कर लेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 12-13 या नहीं 14-15 क्वेश्चन है। तो बस इतने ही क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं। अभी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हमारी क्लास का। तो जाति, धर्म और लैंगिक मुद्दों से ये क्वेश्चन है, कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन सही है आपका डी। तो ये धर्म और राजनीति को एक दूसरे से पृथक रखता है। ठीक है, प्रकृति से गत्यात्मक है तथा प्रगतिशील राष्ट्र की आवश्यकताओं से मेल खाता है। ये भी सही है आपका। और ये प्रत्येक समुदाय को संसद की संप्रभु अधिसत्ता के तहत रखता है। ठीक है, तो भारत में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में ये सारे कथन जो हैं वो आपके सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है? तो सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है आपका अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति, विभाजनकारी राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति। ठीक है, तो भारत में ये सारे के सारे जो हैं आपके वो हैं। धर्म, विश्वास या संस्कृति पर आधारित शासन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं धर्मतंत्र। ठीक है, तो धर्म, विश्वास या संस्कृति पर आधारित शासन को धर्मतंत्र यानी कि थियोक्रेसी कहा जाता है। और इस प्रकार के शासन में वैज्ञानिक, विकासवादी, लोकतांत्रिक एवं मानव केंद्रित मूल्यों के लिए स्थान नहीं होता। जैसे मध्ययुग में चर्च की सत्ता इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। निम्न में से कौन से देश संजातीय और धार्मिक मतभेदों पर आधारित राजनीतिक झगड़ों के कारण 6 अलग स्वतंत्र देशों में बंट गया? तो ये यूगोस्लाविया था। यूगोस्लाविया जो है वो संजातीय और धार्मिक मतभेदों पर आधारित राजनीतिक झगड़ों के कारण 6 अलग अलग स्वतंत्र देशों में बंट गया, जो इस प्रकार है: क्रोएशिया, हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, स्लोवानिया, सर्बिया, कोसोवो। किसी भी देश के विभिन्न समूहों के बीच शक्ति के बंटवारे को सही कारण चुनिए। तो भैया शक्ति के बंटवारे का सही कारण ये है कि बहुसंख्यक समुदाय की अपनी इच्छा के अधिरोपण की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है और अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यक समुदाय के अत्याचार और दमनकारी संरचना को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो ये करता है 106 संविधान संशोधन। तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/3 सीट आरक्षित करता है, जिसमें SC ST के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। ये संविधान का 128वां संशोधन विधेयक था। वर्तमान में 17वीं लोकसभा 2019 से 2024 के कुल सदस्यों में से लगभग 15% महिलाएं हैं, जबकि राज्य विधानसभाओं में कुल सदस्यों में औसतन 9% महिलाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो कहाँ पर है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज की संस्थाओं में या मंत्रिमंडल में? बताइए।
आंसर है भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? तो सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था न्यूजीलैंड ने। किसने प्रदान किया था? न्यूजीलैंड ने। ठीक है, 1893 में न्यूजीलैंड ने ब्रिटिश कॉलोनी में वोट देने का अधिकार दिया गया था। कौन सा विकल्प उपयुक्त है? नो ब्लैक्स, नो डॉग्स, नो आयरिश, लंदन 1966। तो जातीयता, पूर्वाग्रह और धर्मांधता की पराकाष्ठा। भारत में सामाजिक विविधताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो सामाजिक विविधताओं के लिए उत्तरदायी है आपकी सांस्कृतिक असमानताएं और भाषाई असमानताएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का राजधर्म है, तो भारत का राजधर्म इसमें से कोई भी नहीं, क्योंकि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान माना जाएगा। राज्य अर्थात भारत धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा। काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा है? तो ये उभरा है 1966 में। अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। उसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि डैश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो भैया धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी कहते थे कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं कर सकते। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं, और उनका मानना था कि राजनीतिक धर्म के द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? तो भैया सबसे कम भागीदारी है सार्वजनिक जीवन में, वो है चीन में। ठीक है, तो चीन में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। अब बात करेंगे अभिकथन और तर्क की। तो संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी के आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए हैं। तर्क कहता है कि हमारे संविधान निर्माता सांप्रदायिकता से उपजने वाली चुनौती के प्रति सचेत थे। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। तो सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है और हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के लिए प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान भी किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नीचे दिए गए कथनों को पढ़े। धर्मनिरपेक्षता का विचार हमारे संविधान की बुनियाद है, बिल्कुल है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ अल्पसंख्यकों, भाषाई और धार्मिक के लिए ही खतरा है? नहीं। सांप्रदायिकता भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है? बिल्कुल। अकेले धर्मनिरपेक्ष संविधान के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता? तो भैया नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता का विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, ये भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान ज़रूरी चीज़ है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सांप्रदायिकता को सही मायने में प्रदर्शित करते हैं? तो सांप्रदायिकता को सही मायने में प्रदर्शित करने वाले हैं आपके डी, यानी कि ए, बी और सी, वही वाले दिया हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट, सांप्रदायिकता सोच में ये बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो ये ऊपरी और बेईमानी होती है। ठीक है, सांप्रदायिकता में निम्नलिखित बिंदुओं के साथ सोचना शामिल है। तो भैया एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं और उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सांप्रदायिकता सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें ये विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। ठीक है, तो कथन एक आपका सही है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही और उनमें टकराव भी होगा, तो कथन दूसरा भी सही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रंग भेद की नीति के बारे में निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। तो अश्वेतों को गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी, बिल्कुल ये सही है। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खासतौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर भी वे वहाँ जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालय तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की ज़रूरत
है। इससे ये भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। तो धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हो तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। नेक्स्ट है लैंगिक असमानता उदाहरण है। तो लैंगिक असमानता आपकी सामाजिक असमानता का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का मानना था कि धर्म को राजनीति से अलग ही रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं, धर्म को राजनीति से अलग नहीं रखा जा सकता, ये उन्होंने ही कहा है। धर्म से गांधी जी का मतलब किसी विशेष धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से था। बिल्कुल सही बात है। गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होगा तो उसमें अस्थिरता आ सकती है। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये दोनों बातें ही सही है इसमें। राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जाति आधार पर टिकटों का आवंटन क्या दर्शाता है? तो ये जातिवाद दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाति समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार क्या है? तो ये है आपका जातिवाद। जाति संघर्ष और धर्म के आधार पर शुरू हुए राजनीतिक संघर्ष के कारण किस देश को विघटन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया को करना पड़ा था। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीटेड है, अच्छी बात है, रिपीटेड है, लर्न हो जाते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान प्रदान करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख उस अनुसूची में नहीं है? तो ये आपका जो है बी वाला नहीं है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 80 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। तो प्रश्नकाल के समय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 80 सीटें आरक्षित थी और वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें हैं। ठीक है, सांप्रदायिकता धार्मिक अस्पृश्यता का विशेष तरह से राजनीतिकरण है। सांप्रदायिकता इस धार्मिक पहचान को मजबूत बनाने का प्रयास करती है और इसे एक स्वाभाविक अस्मिता मानकर प्रस्तुत करती है। तो दोनों ही सही हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। चलिए, इसमें भी थोड़े से ही क्वेश्चन है तो इस टॉपिक को भी खत्म ही कर लेते हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज़। मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? तो ये की थी 27% पे। ठीक है, तो मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण की संस्तुति की थी। कथन कहता है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफी ज्यादा है। कथन 2 कहता है कि पिछड़े जाति के लोगों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था और इसी कारण उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। ठीक है, जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उन्हीं का बोलबाला है, और जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफी ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? तो ये है अनुच्छेद 340। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का उल्लेख किया गया और इसके आधार पर ही 1953 और 55 में 53 से 55 में काका कालेलकर आयोग का व 1978 से 80 में मंडल कमीशन का गठन किया गया था। पिछड़े जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग देश में निम्न में से भारत के संविधान के किस संशोधन के द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये 102 संशोधन के द्वारा निर्मित किया गया था। तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2018 में होता। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इनके पास सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार है। इससे पहले NCBC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय था। निम्न में से भारत में मंडल आयोग के गठन के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री था? बताइए। तो उस समय प्रधानमंत्री थे भैया मोरारजी
देसाई। ठीक है, तो मंडल आयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग SCBC के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना 11 जनवरी 1979 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के अधीन भारत सरकार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है? तो ये प्रमुख कारक है सरकार की विभिन्न समूहों की मांगों के प्रति प्रतिक्रिया, राजनेताओं का किसी समुदाय की मांगों को उठाने के प्रति दृष्टिकोण, भारत में लोगों का अपनी पहचान हेतु दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये तीनों ही है। मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मंडल आयोग की अध्यक्षता BP मंडल के द्वारा की गई थी, ये बिल्कुल सही बात है। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की, ये भी सही है। और इसकी सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया, ये भी सही है। तो मंडल आयोग या दूसरा सामाजिक और शैक्षणिक आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग को वर्ष 1979 में भारत के सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों की पहचान करने के लिए गठित किया गया था। इसकी अध्यक्षता BP मंडल ने की और इसने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1990 में इसे लागू किया गया। नेक्स्ट है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो ये 1976 प्रदान करता है आपका, कहाँ गया, सभी लिंगों के लिए समान वेतन। ठीक है, नेक्स्ट है, 1980 के किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो ये करी थी जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे ने 1980 में श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करी, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में ZANU-PF पार्टी ने भाग लिया और इसी पार्टी का शासन था। इस समय जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री रॉबर्ट मुगाबे थे। 1970 में फिजी को स्वतंत्रता मिली। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, मुद्रा है जिम्बाब्वे डॉलर, महाद्वीप है अफ्रीका दक्षिण पूर्व, पुराना नाम है एमसन नंगांगवा और प्रधानमंत्री है मार्गन स्वान गिराई। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक भेदभाव गहरे सामाजिक विभाजन और तनाव की संभावनाएं पैदा करते हैं। सामाजिक मतभेद आमतौर पर संघर्ष का कारण नहीं बनते। तो अतिव्यापन सामाजिक भेदभाव गहरे सामाजिक विभाजन और तनाव की संभावनाएं पैदा करते हैं और क्रॉस कटिंग सामाजिक मतभेद आमतौर पर संघर्ष का कारण नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है, चित्र को देखें, पहचाने कि ये चित्र किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देख लिया। तो ये चित्र बात कर रहा है जातिवाद के बारे में। ठीक है, जातिवाद को इंगित करता है, अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किसकी पहचान के मानदंड निर्धारित करने के लिए काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति की थी? तो ये की थी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। ठीक है, तो भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के मानदंड निर्धारित करने के लिए काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति की। ये आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार गठित किया गया था और इस आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किया गया था। इस आयोग का उद्देश्य था कि एक ऐसे मानदंडों के अनुसार पूरे भारत के लिए ऐसे वर्गों की सूची तैयार करे जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हों और इस आयोग की रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, राजनी कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में दिया गया मुख्य तर्क ये है। तो मुख्य तर्क उनका क्या है? मुख्य तर्क है उनका, इसी को पढ़ लेते हैं। रजनी कोठारी के द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में दिया गया मुख्य तर्क ये है कि जाति भारतीय समाज और राजनीति का एक अभिन्न अंग है जो आधुनिकीकरण के प्रभावों को समायोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोठारी ने जाति को एक विभाजन करने वाले कारक के रूप में नहीं बल्कि एक जोड़ने वाले कारक के रूप में देखा जो विभिन्न सामाजिक वर्गों और राजनीतिक दलों के बीच समन्वय और सहयोग को संभव बनाता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जाति एक निरंतर बदलती हुई और गतिशील संस्था है जो नए सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के अनुरूप अपने रूप और स्वरूप को बदलती है। उन्होंने अपने कार्य का समर्थन करने के लिए गुजरात और तमिलनाडु के जातीय आंदोलनों का विश्लेषण किया जिसमें उन्होंने जाति के राजनीतिकरण की प्रक्रिया को विस्तार से बताया है। मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है। तो मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर दूसरा सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है और इस आयोग की वर्ष 1979 में भारत के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों की पहचान करने के लिए गठित किया गया था और इसकी अध्यक्षता BP मंडल ने की थी और 1980 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने
प्रस्तुत करिए। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो ये मानता था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। तो ये है रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन एक प्रमुख अंग्रेजी कपड़ा निर्माता, परोपकारी और समाज सुधारक थे। साथ ही यूटोपियन समाजवाद और सहकारी आंदोलन के संस्थापक थे। उन्हें अपने श्रमिकों के लिए कारखाने में काम करने की स्थिति में सुधार लाने और प्रयोगात्मक समाजवादी समुदायों को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। उनका मानना था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। रॉबर्ट ओवन को ब्रिटिश समाजवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। तो अब ये वाला टॉपिक करेंगे हम कल। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज की क्लास, आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। शेयर ज़रूर किया करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लग रही है। तो आज हमने 3 टॉपिक लगभग कवर कर लिए हैं शायद, है ना। तो अब बस थोड़े टॉपिक बचे हैं क्योंकि इसमें 20 टॉपिक्स हैं, तो 15 ये वाला टॉपिक हम करेंगे अब कल, ठीक है। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।